कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। पूरे ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। सब हिंदू हैं यहाँ पे, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। नहीं तो चुप हो गए। 18वीं लोकसभा का मानसून सत्र आज विपक्ष के नाम रहा। सदन में खड़े होकर आज विपक्षी नेता और सांसद राहुल गांधी ने न सिर्फ सत्ता पक्ष के सामने तेवर दिखाए बल्कि हंगामेदार चर्चा के बीच एक के बाद एक तीखे हमले भी किए। इस दौरान राहुल गांधी काफी आक्रामक नजर आए और उनके हमलों से सत्ता पक्ष बचाव की मुद्रा में दिखाई दिया। राहुल ने जहां भाजपा के 10 वर्षों के शासनकाल की कमियों को एक एक कर गिनाया, वहीं उन्होंने अपने हमलों से पूरे सदन को हिला दिया। एक मंजर ऐसा भी आया जब राहुल ज्यादा कद्दावर और मजे हुए राजनेता की तरह न सिर्फ हमलावर थे बल्कि सत्ता पक्ष के किसी भी हंगामे से बेपरवाह भी दिखे। जनता के करीब मुद्दों को उन्होंने एक एक कर उठाया और आरोप लगाए। इसमें नीट पेपर लीक मामला, नोटबंदी, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल और विशेष वर्ग के लोगों को निशाना बनाने के भी उन्होंने आरोप लगाए। रोजगार तो आपने खत्म कर दिया, नोटबंदी, जीएसटी, जो आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म करके, युवाओं को आर्मी में अपॉर्चुनिटी मिलती थी, अग्निवीर उनके लिए आपने दे दिया, वो खत्म कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। पब्लिक सेक्टर को आप प्राइवेटाइज करते हैं, वो रास्ता बंद कर दिया। और अब एक नया फैशन निकला है, नीट। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। स्पीकर सर, there are actually two people sitting in that chair. There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है। Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being.
दूसरी तरफ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए राज्यसभा के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति संसद का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हम राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं। इस साल राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण जनवरी में और दूसरा जून में था। पहला अभिभाषण चुनाव के लिए था और दूसरा उसकी नकल था। उसके अभिभाषण में दलितों, अल्पसंख्यक वर्गों और पिछड़े वर्गों के लिए कुछ भी नहीं था। राष्ट्रपति के अभिभाषण में न तो कोई विजन था और न ही कोई दिशा। पिछली बार की तरह ही यह सिर्फ सरकार की सराहना के शब्दों से भरा था। राष्ट्रपति जी संसद का सबसे अहम हिस्सा है। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। अभिभाषण का कंटेंट सरकारी होता है। सरकारी पक्ष को इसे विजन स्टेटमेंट बनाना था। चुनौतियों से कैसे निपटेंगे ये बताना ज़रूरी था, लेकिन उसमें ऐसी कोई कंटेंट नहीं है। बीजेपी संविधान बदलेगी। इंडिया गठबंधन को संविधान बचाने की मुहिम इसी कारण हम चलाना पड़ा। जनता ने ये महसूस किया कि बाकी मसले आते जाते रहेंगे, पर संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र रहेगा और चुनाव भी होंगे और हम और आप यहाँ बैठेंगे। उधर मध्य प्रदेश में भी मानसून सत्र में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। शुरू से ही रणनीति बनाकर चल रही कांग्रेस के सभी नेताओं ने एकजुट होकर अलग अलग परीक्षा, पेपर लीक मामला और नर्सिंग घोटाले पर आवाज उठाई। यही कारण था कि विपक्ष के नेता उमंग सिंघार अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के सामने मामले पर चर्चा के लिए अड़ गए। हालांकि इसके बाद अध्यक्ष ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए चर्चा के लिए कल का समय भी दे दिया। उधर सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्ष के अड़ियल रवैया का विरोध किया और कहा कि सरकार पहले ही मामले की जांच का आदेश दे चुकी है। कांग्रेस ने तो स्पष्ट कह दिया है कि नर्सिंग घोटाला व्यापम पार्ट 2 है। जिस प्रकार से व्यापम घोटाले के माध्यम से भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की थी, उसी प्रकार से नर्सिंग महाघोटाले में भी वो छात्र जिन्होंने लाखों रुपए खर्च किए एडमिशन के लिए, लाखों रुपए खर्च किए परीक्षा और पूरे उनके 4 साल पढ़ाई के लिए, उनके साथ खिलवाड़ किया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि मोहन यादव जी को कि आप प्रदेश में जो समस्याएं, जो घोटाले है, नर्सिंग कॉलेज एक बड़ा घोटाला है, यहाँ के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा उनकी परीक्षाओं को लेकर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो कल्प्रेट है, जो बड़े दोषी है, चाहे विश्वास सारंग हो, चाहे महेंद्र गुप्ता, भगोड़ा हो गया, मुझे मालूम पड़ा गायब कर दिया उसे विश्वास सारंग ने। ऐसे लोगों पे सरकार की जांच होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ के प्रदेश के युवाओं के जो नर्सिंग में पढ़ते हैं उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये जो पूरा घोटाला है, इसमें 3 विशेष वर्गों की भूमिका है। एक, भाजपा के बड़े बड़े मंत्री जो इसमें शामिल हैं। दूसरा, जो पूरा माफिया नर्सिंग कॉलेज का है, जिसमें अनेक दलाल हैं जो भाजपा के बड़े बड़े लोगों की दलाली करते हैं। और तीसरा, नर्सिंग काउंसिल के बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल है। अभी तक सिर्फ छोटे कर्मचारियों पे कार्रवाई की गई है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए इसमें कमाए हैं, उन पर आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और हमारी इसीलिए ये मांग है कि जल्द से जल्द जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने करोड़ रुपए इसमें कमाए हैं, उन पर कार्रवाई की। जिस तरह से हमारे देश और प्रदेश के नौजवान का भविष्य बर्बाद हो रहा है और गरीब किसान के बेटे को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, और जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में किसान भाइयों को बिजली पानी नहीं दिया जा रहा है, कटौती की जा रही है, हम इन सब बातों को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर, नौजवानों के मुद्दे को लेकर, भ्रष्टाचारी को लेकर मध्य प्रदेश में पूरी डट के मुकाबला करेंगे। हमारे नेता, प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंघार जी और अक्सर विधायक दल की जो बैठक हुई, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी सारे लोग रहे, ये निर्णय लिया है कि किसी भी हद तक हम गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान की लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए हमें कोई भी संघर्ष करना पड़े, सड़कों तक करना पड़े, चाहे विधानसभा में करना पड़े, पूरी ईमानदारी से करेंगे। इस दौरान विधानसभा से लेकर सड़क तक विपक्ष का हंगामा जारी रहा। आज सुबह ही विपक्ष के विधायक नरसिंह घोटाला लिखी एप्रिन पहनकर विधानसभा पहुंचे थे। एक तरफ जब सड़क पर युवा कांग्रेस सरकार के मंत्री को नरसिंह घोटाले का जिम्मेदार बताते हुए उनका विरोध कर रहे थे, वहीं विधानसभा के अंदर भी विपक्ष ने मंत्री के विरोध में नारेबाजी की। सभी विधायक विधानसभा परिसर स्थित गांधी की प्रतिमा के पास एकत्रित थे।
देश की जनता को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लगभग आज़ादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है। आज से देश में कानूनी प्रणाली में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। आज से 3 मुख्य आपराधिक कानून, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू नहीं रहेंगे। इनकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो जाएंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नई कानून व्यवस्था लागू होने के बाद इसे पूरी तरह स्वदेशी बताते हुए इसे न्याय व्यवस्था के अधिक करीब बताया। गृह मंत्री ने इस मौके पर कहा, आजादी के करीब 77 साल बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी हो रही है। यह भारतीय लोकाचार पर कार्य करेगा। 70 साल बाद इस कानूनों पर विचार किया गया है और आज से जब ये कानून लागू हुए हैं तो कांग्रेस के कानून निरस्त होकर और भारतीय संसद में बने कानूनों को व्यवहार में लाया जा रहा है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि ये तीनों कानून के लागू होने के बाद सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सृजन करेगी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी नए कानून की पैरवी करते हुए इसे देश हित में बताया है। वे कहते हैं, अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानूनों को समाप्त कर बनाए गए तीनों कानूनों के लिए प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय गृह मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर कानून के अंदर मूलभूत परिवर्तन लागू किया है। इन कानूनों में भारत, भारतीयता, देशभक्ति, देश की स्वतंत्रता की खुशबू आती है। जिनके माध्यम से इसमें इस न्यायालय खास करके अपराध संहिता आईपीसी 1860, साक्ष्य अधिनियम और अन्य सीआरपीसी ये जो बदले गए, मुझे इस बात का संतोष है कि मध्य प्रदेश की सरकार गंभीरता के साथ पर्याप्त ट्रेनिंग और व्यवस्थाओं के आधार पर मध्य प्रदेश में इसको लागू कर रही है। वहीं नए कानून लागू होने के बाद इसका विरोध भी शुरू हो गया है। विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध कर इसे पुलिस राज का कारण बताया है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि लोकसभा में 146 सांसदों को निलंबित करने के बाद आपराधिक कानून जबरन पारित किए गए थे। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन देश की संसदीय प्रणाली इस तरह से बुलडोजर न्याय को कायम नहीं रहने देगा। परवर्ष हैं और ये एक पुलिस राज की स्थापना करेंगे इस देश में। आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि ये 2 समानांतर फौजदारी की प्रणालियों को आज से जन्म देंगे। 30 जून 2024 रात 12 बजे तक जो फौजदारी के मुकदमे लिखे गए हैं और जो अदालतों के संज्ञान में हैं, वो तो पुराने कानूनों के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और जो 30 जून 2024 12:01 रात के बाद या दर्ज किए गए हैं या किए जाएंगे या अदालतों के सामने जाएंगे, उसमें नए कानून के तहत कार्रवाई होगी। और भारत की जो जुडिशल प्रणाली है, जो न्यायपालिका है, उसमें 3.4 करोड़ जो मामले हैं वो लंबित हैं। उसमें अधिकतर फौजदारी के मुकदमे हैं और इसलिए इससे एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और 3 जुलाई को बजट सत्र रहेगा। इस दौरान पेश किए जाने वाले बजट को लेकर अलग अलग व्याख्या की जा रही है। एक तरफ जब प्रदेश बड़े कर्जे के बोझ तले दबा हुआ है, तब नए बजट पर आम जन का खास आकर्षण देखा जा रहा है। ऐसे में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बयान सामने आया है। देवड़ा कहते हैं बजट सर्वस्पर्शी रहेगा। साथ ही वे आश्वासन देते हुए कहते हैं कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी। बजट सत्र है और मध्य प्रदेश की विधानसभा का ये बजट 3 तारीख को आएगा। सरकार का बजट यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार मध्य प्रदेश सरकार का बजट 3 तारीख को पेश होगा और बजट सर्वस्पर्शी होगा। बजट जनता का होगा, जनता के लिए होगा और मुझे लगता है कि आने वाला वर्ष हमारे लिए, प्रदेश के लिए कुशल होगा, ठीक होगा। पूंजीगत का पहले भी दिया हमने ध्यान और पूंजीगत व्यय पर अभी भी हम ज्यादा से ज्यादा पूंजीगत पर हम फोकस करेंगे। अब वो सारी
सारी योजनाएं जो थी वो यथावत रहेगी। मध्य प्रदेश के लिए कैसा